हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका है पार्ट थर्ड नंबर। अब तक हम 2 पार्ट कर चुके हैं जिसमें लगभग हमने 35 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है 36 नंबर। क्वेश्चन है न्यूटन कोट्स सूत्र दे रखा है I इक्वल एन एच एन सी जीरो वाई जीरो प्लस एन सी वन वाई वन प्लस एन सी टू वाई टू प्लस डेस डेस एन सी एन वाई एन एन इक्वल टू के लिए देता है। यानी अगर हम इस सूत्र में एन इक्वल टू रखें तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा? ट्रेपीजोइडल नियम, सिम्पसन का 1/3वां नियम, सिम्पसन का 3/8वां नियम, या फिर आयलर मैक्लॉरिन सूत्र। एन इक्वल हमें क्या रखना है? यहाँ पे 2 रखना है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो वो फॉर्मूला बनेगा सिम्पसन का 1/3वां नियम। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल है तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फ़ा + 1/बीटा तथा बीटा + 1/अल्फ़ा होंगे। अब देखो हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा द्विघात समीकरण के मूल है तो इनका योग कितना होगा? अल्फ़ा + बीटा इक्वल कितना हो जाएगा? -b/a। इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा? c/a। अब हमें क्या दे रखा है? देखो मूल कौन कौन से दे रखे हैं। एक तो मूल दे रखा है अल्फ़ा + 1/बीटा और दूसरा दे रखा है बीटा + 1/अल्फ़ा का योग। अगर हम इन दोनों का योग करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा + 1/बीटा प्लस बीटा + 1/अल्फ़ा। यहाँ से मान आ जाएगा अल्फ़ा + बीटा प्लस अल्फ़ा + बीटा अल्फ़ा बीटा। ये सारे मान हमारे पास हैं, वो मान रख देंगे। ये हो जाएगा -b/a, ये हो जाएगा -b/a और c/a से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मान आएगा -b/a और -b/c, ये मान आ गया। यहाँ से क्या कर सकते हैं? देखो हम AC को लघुत्तम ले सकते हैं तो -b यानी क्या आएगा? a + c। ये तो क्या आ गया? देखो मूलों का योग आ गया। दूसरा हमें क्या चाहिए? मूलों का गुणन। क्या चाहिए? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल करेंगे इन दोनों का तो क्या होगा? अल्फ़ा + 1/बीटा और बीटा + 1/अल्फ़ा। तो यहाँ से देखो क्या माना जाएगा? अल्फ़ा बीटा +1 +1 + 1/अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का मान हमारे पास कितना है? ये रहा c/a प्लस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a/c। यहाँ से इसे सरल करेंगे तो देखो मान कितना आ जाएगा? यहाँ से सरल करेंगे तो ये हो जाएगा a + c² AC। अब हमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात, हमें द्विघात इक्वेशन ज्ञात करनी है। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण क्या होता है? वो होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू में x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल कितना होता है? 0। ये सारे मान हम यहाँ पे रख देंगे। यानी x² ऐसा कैसा रहेगा? माइनस मूलों का योग हमने अभी ज्ञात किया है कितना है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस a + c/AC x प्लस ये हो जाएगा a + c² AC = 0। AC हम यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा AC x² प्लस b a + c x प्लस a + c² इक्वल कितना हो जाएगा? 0। ये हमारी क्या आ जाएगी? जो नए मूल हमें दे रखे हैं उसका द्विघात समीकरण आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये है थर्ड ऑप्शन में।
ACA फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर n ग्रेटर देन 5 के द्विपद विस्तार में पांचवें तथा छठे वे पदों का योग शून्य है तो a अपॉन बी का मान होगा। अब देखो हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे पांचवें तथा छठे पद निकालें तो पांचवा पद कैसे निकालते हैं, T5 निकालेंगे तो वो कितना आएगा NCR, यानी यहाँ पे R का मान कितना है 4, यानी NC4 क्या आएगा, अक्स के स्थान पे कितना है A, यानी A की पावर n-4 इंटू में क्या आएगा B के स्थान पे कितना है -B, तो वो कितना हो जाएगा 4। इसे सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा NC4 A की पावर n-4 और ये B की पावर कितना हो जाएगा 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही T6 निकालेंगे तो वो हो जाएगा NC5 A की पावर n-5 और -B की पावर 5, तो ये माइनस में आ जाएगा NC5 A की पावर n-5 और B की पावर 5। ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि दिया गया है कि पांचवा पद प्लस छठा पद का योग है वो कितना है 0, तो ये मान रख देंगे। यहाँ से मान आएगा NC4 A की पावर n-4 B की पावर 4 इक्वल NC5 A की पावर n-5 और B की पावर 5। अब देखो हम इसे सरल कर लेंगे, हमें किसका मान निकालना है, A बटा B का निकालना है। तो इस A वाला जो इधर मान है उसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा A-4 B की पावर 4 अपॉन में A-5 B की पावर 5 इक्वल NC5 अपॉन में NC4। देखो हम जानते हैं कि NCR+1 अपॉन में NCR, इसका मान कितना होता है N-R+1। ये फॉर्मूला हमें पता है, क्रमचय और संचय में हमने अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो यहाँ से B की पावर 4 यानी एक B बच जाएगा, ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा A बटा B। यहाँ से मान कितना आएगा, N का मान ऐसा कैसा रहेगा, R का मान कितना है, यहाँ पे R का मान कितना है 4, n-4 और R+1 करें तो कितना आ जाएगा 5, यानी ये किसका मान हो गया, A अपॉन B का मान हो गया n-4 अपॉन में 5। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। देखो हमें बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया अभी। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट में देखें क्या दे रखा है, मोड ऑफ अक्स लेस देन 1 दे रखा है, ठीक है, और अक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में। अब देखो यहाँ पे अक्स बिलोंग करेगा, वो करेगा -1 और 1 में। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर में 1 तो होता है लेकिन -1 नहीं होता, और इस यहाँ पे इसके बीच की संख्या है वो भी शामिल होगी, क्या होगी, इसके केवल 0 है। कहने का मतलब है कि अक्स बिलोंग करेगा -1 और 1 में, -1 भी शामिल नहीं होगा और 1 भी शामिल, इसके बीच की संख्या होती है 0। 0 क्या होता है, वो क्या होता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी अवयव नहीं है, रिक्त समुच्चय है। यही क्वेश्चन में पूछा था, ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम सेकंड के लिए देखें, देखो क्या दे रखा है, मोड ऑफ अक्स इक्वल 5। देखो तो यहाँ पे अक्स का मान किस में आ जाएगा, एक तो आएगा -5 और एक आएगा +5, लेकिन अक्स बिलोंग कर रहा है किस में, नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पे देखो 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी यहाँ पे एक अवयव आ जाएगा। यहाँ पे देखें, देखो अक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0, अक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0, यानी अक्स कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 इक्वल 0। अक्स का मान यहाँ से कितना आ गया, -1 आ गया।
अब -1 आ गया, x यहाँ पे रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे भी सेट में कितने अवयव हो जाएंगे, x अवयव हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर फोर्थ नंबर देखें, देखो क्या दे रखा है, x स्क्वायर दे रखा है 1, यानी x का मान क्या आएगा, +-1 हो गया। अब यहाँ पे हमें पता है कि x इक्वल +-1 बिलोंग करेगा किसमें, जेड में, तो इसमें एक अवयव तो +1 हो जाएगा, एक अवयव क्या हो जाएगा, -1। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन में है उसमें एक भी अवयव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 40 नंबर दे रखा है, साइन थीटा इक्वल -4/5 तथा थीटा तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो कोस थीटा बटे 2 का मान होगा। अब देखो हमें पता है कि तीसरे चतुर्थांश में साइन भी क्या होता है, माइनस का होता है, और कोस भी क्या होता है, माइनस का होता है। अब ये हो गया देखो लंब बट्टे करण। अगर हम बनाएं इस प्रकार से, हमारे पास लंब का मान कितना है, 4, करण कितना है, 5, तो हमें पता है आधार कितना आएगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, थीटा तीसरे चतुर्थांश में है, अतः साइन थीटा कोस थीटा दोनों नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पे अगर कोस थीटा का मान निकालें तो कोस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बट्टे करण। आधार कितना है यहाँ पे, 3, और करण कितना है यहाँ पे, 5। तीसरे चतुर्थांश में है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है, कोस थीटा बाई 2 का। अगर इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका मान कितना है, -3/5 इक्वल 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 1 - 3/5 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 2/5। इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा, इंटू में 2, इक्वल कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान कितना आ गया, 1/5। हमें तो सिर्फ कोस थीटा बाई 2 का मान निकालना है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा ±√1/5। ये किस में है, यहाँ पे देखिए थीटा तीसरे चतुर्थांश में है, थीटा है वो क्या है, तीसरे चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो कोस थीटा बाई 2 है वो क्या होगा, माइनस में 1/√5। यानी पॉजिटिव मान नहीं बल्कि नेगेटिव मान इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, संख्या दे रखी है log 2/7 है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या फिर अभाज्य संख्या है। अब देखो वैसे तो हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि log 2/7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि log का आधार 2 है, 7 को कभी भी 2 की घात के रूप में नहीं लिख सकते, हैं। अतः log 2/7 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसे 2 की पावर में लिख सकते,
परिमेय संख्या है तो हम यहाँ से आधार log 2 को हटा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आधार तो दे रखा है 2 और इनटू में दे रखा है 7, और 7 को कभी भी हम 2 की पावर में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। अक्ष इक्वल दे रखा है 3 mod of 7 P विलोम करा Z के समुच्चय का हल दिया जाता है, इन्हें हम किस प्रकार से इसका हल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ट्रिपल है, ये अक्ष ट्रिपल mod 7, इसका अर्थ क्या है, देखो इसका अर्थ है कि अक्ष में 7 का भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी अगर हम अक्ष -3 में भाग दें किसका, 7 का। अब देखो अक्ष -3 इक्वल क्या हो जाएगा, 7p। p यहाँ पे क्या है, भाज्य, ठीक है। तो अक्ष इक्वल क्या लिख सकते हैं, 7p + 3, और p बिलोंग करेगा किस में, z में। तो यहाँ से अक्ष इक्वल हम क्या रख सकते हैं, 7p + 3, p बिलोंग करेगा z में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो W किग्रा का एक भार 2 हल्के धागों के सहारे लटका हुआ है, जो लंबवत रेखा के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो धागों में तनाव। अब देखो मान लीजिए हमारे पास ये हो गए 2 धागे, ठीक है। एक यहाँ पे क्या लटक रहा है, एक W किग्रा का एक भार लटक रहा है, जैसे ये हो गया भार W किग्रा का, इस टाइप से। अब देखो ये क्या कह रहा है कि लंबवत रेखा के साथ, लंबवत रेखा कौन सी हो गई, ये हो गई। अब इसके साथ ये क्या बना रहा है, एक तो बना रहा है 30 डिग्री का कोण। अब ये लंबवत रेखा हो गई हमारी, तो यहाँ पे ये कोण कितना हो जाएगा, हमें पता है टोटल कोण 180 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। और ये कोण कितना है, 60 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। मान लीजिए हमने तनाव मान लिया, ये मान लिया T1 और ये मान लिया तनाव T2। तो देखो तनाव कैसे निकालते हैं, भार कितना दे रखा है, ओमेगा। सबसे पहले तनाव T1 निकालें, T1 अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन 120 डिग्री इक्वल T2 साइन ये हो जाएगा T2 अपॉन साइन 150 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, भार W के बराबर। अब यहाँ से देखो हम 2 कंडीशन ले सकते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को लें, फर्स्ट और थर्ड को लें, तो यहाँ से देखो T1 का मान कितना हो जाएगा, W साइन 120 डिग्री। इसे क्या लिख सकते हैं, T1 इक्वल W, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हमें पता है कि अगर 90 डिग्री में जोड़ते हैं तो साइन चेंज किस में हो जाता है, कोस में, यानी कोस 30 डिग्री। तो यहाँ से T1 का मान कितना है, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 और W। ये तो आ गया फर्स्ट और थर्ड को लेकर। सेकंड, अगर हम सेकंड और थर्ड को लें, सेकंड एंड थर्ड को लें, तो यहाँ से देखो T2 का मान कितना आएगा, W साइन 150 डिग्री। T2 ये कितना हो जाएगा, W ये क्या कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा T2 इक्वल W कोस 60 डिग्री। यानी यहाँ से T2 का मान कितना आ जाएगा, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 W। यही हमें पूछा है कि 2 धागों में तनाव क्या होगा। तो एक तो तनाव होगा √3/2 W, एक होगा 1/2 W। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द्वितीय ऑर्डर अंतर समीकरण Pn+2 माइनस 1 + a Pn+1 + a Pn = 0 n > 0 का हल है।
अब देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है वो लिख लेते हैं। क्या दे रखी है, पी एन प्लस 2 माइनस 1 प्लस ए पी एन प्लस 1 प्लस ए पी एन इक्वल 0। अब देखो अगर हम पी एन इक्वल यहाँ पे y रखने पर तो क्या माना जाएगा, P2 माइनस 1 प्लस ए वाई 1 प्लस ए वाई इक्वल 0। अब हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि y का 2 बार अवकलन यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए वाई इक्वल 0। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस ए डी वाई प्लस ए वाई इक्वल 0। वाई कॉमन लेने पर ये जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए डी प्लस ए वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 0। अब देखो हमें क्या पूछा है, इसका सामान्य हल पूछा है। अगर हम इसका सामान्य हल करें तो सामान्य हल क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम सी एफ निकालें तो सी एफ के लिए इसे सरल करेंगे, यानी डी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए डी प्लस ए इक्वल कितना हो जाएगा, 0। इसे क्या ले सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस ए डी प्लस ए इक्वल 0। यहाँ से देखो अगर हम कॉमन लें तो d कॉमन आ जाएगा, ये जाएगा d माइनस 1। यहाँ से ले माइनस a कॉमन आ जाएगा तो ये जाएगा d माइनस 1 इक्वल 0। अब देखो यहाँ से d के 2 मान आ रहे हैं, एक तो मान क्या आ रहा है d का, एक तो d का मान आ रहा है माइनस 1, एक आ रहा है d माइनस a इक्वल कितना हो जाएगा, 0। d का मान हो गया 1 और a। तो यहाँ से अगर हम CF निकालें तो CF कितना हो जाएगा, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर ax। अगर हम इसका PI निकालें, यानी इसका विशिष्ट हल निकालें तो हमें पता है इक्वल इसके 0 है तो PI भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका सामान्य हल क्या हो जाएगा, देखो सामान्य हल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर ax प्लस 0। ये किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा, y इक्वल C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर ax। y हमने क्या माना था, देखो Pn, तो यहाँ से Pn का मान कितना हो जाएगा, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर ax। अब देखो ये कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दे रखा था, इस वजह से ये क्वेश्चन क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। यहाँ पे Pn का ये मान आएगा, बल्कि ऑप्शन में कहीं पर भी ये मान नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो गणित शिक्षण में परियोजना विधि के सोपान बिना तार्किक क्रम के दिए जा रहे हैं। यानी यहाँ पे जो हमारी गणित शिक्षण में प्रायोजना विधि है उसके जो सोपान है, जो उसका क्रम है वो तार्किक क्रम में दिए जा रहे हैं, यानी बिना तार्किक क्रम के दिए जा रहे हैं ऊपर नीचे। तो हमें इसका सही तार्किक क्रम बताना है। सबसे पहले क्या आएगा, देखो अगर हम परियोजना विधि यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिस्थिति उपलब्ध कराना। परियोजना विधि के लिए सबसे पहले परिस्थिति को उपलब्ध कराना होता है। और देखो एक है कि अगर आपको अच्छे से क्रम याद नहीं है तो आप देखो मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन हमें पता है कि सबसे लास्ट में होता है मूल्यांकन, तो यहाँ पे ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। जैसे कि हमें ऑप्शन में दे रखा है, देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो F है वो सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन यहाँ पे मूल्यांकन फिर अभिलेखन होगा, यानी प्रोजेक्ट का अभिलेखन लास्ट में होगा, तो यहाँ पे E है वो सबसे लास्ट में आएगा। जबकि यहाँ पे देखो E एक में ही आ रहा है, तो यहाँ से ही आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन का टिक कर सकते हो। लेकिन मैं बता देती हूँ, देखो सबसे पहले आपको करना है परिस्थिति उपलब्ध करानी है, यानी एक ऐसी कंडीशन बनानी है कि आप परियोजना विधि का क्या कर सको, प्रयोग कर सको। ठीक है, तो ये सबसे पहले आएगा, यानी सबसे पहले आएगा C। ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर होगा
प्रोजेक्ट का चुनाव और उद्देश्य तय करना, दूसरा उद्देश्य तय करना और प्रोजेक्ट का चुनाव करना। ये ऑप्शन हो गया सेकंड नंबर पर। थर्ड पे आएगा प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करना, यानी प्रोजेक्ट हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे उसकी रूपरेखा तैयार करना, तो ये आएगा हमारा थर्ड नंबर पे। ठीक है। दूसरा होगा प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन, यानी उसकी रूपरेखा तैयार करने के बाद हम प्रोजेक्ट पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे, तो ये आएगा 4 नंबर पे। फिर क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, यानी क्रियान्वयन करने के बाद उसका मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन करने के बाद उसका क्या करेंगे, अभिलेखन करेंगे। तो इस प्रकार से आएगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले करेंगे सी, यानी परिस्थिति उपलब्ध करवाएंगे। कौन सी विधि के लिए, गणित शिक्षण में परियोजना विधि के जो सोपान हैं वो इस क्रम में होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 46 नंबर दे रखा है। यदि मोड ऑफ 2x माइनस 3 लेस देन मोड ऑफ x प्लस 5 तो x से संबंधित है। तो देखो यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ वर्ग करें तो यहाँ पे लेस देन का चिन्ह चेंज नहीं होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ से मान कितना आएगा, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x लेस देन x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। अगर इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 22x, 25 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16 लेस देन 0। अब देखो हमारे पास ये x में एक क्या आ गई, द्विघात इक्वेशन आ गई। तो इसे हम सरल कर सकते हैं, इसके गुणनखंड कर सकते हैं। यानी 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 2x माइनस का 16 लेस देन 0। यहाँ से देखो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 8, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 8 लेस देन 0। x माइनस 8 भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 2 लेस देन 0। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन बन जाएगी, एक तो बन जाएगी x माइनस 8 लेस देन 0 और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, 3x प्लस 2 लेस देन 0। इसे हम सरल कर लेंगे थोड़ा आगे, यानी यहाँ से मान आएगा x लेस देन 8 और यहाँ से मान आएगा x ग्रेटर देन माइनस 2/3, क्योंकि माइनस हो गया तो यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग करेगा, एक तो करेगा माइनस 2/3 और एक करेगा 8 में। अब देखो ये कोष्टक है, अगर हमारे पास इक्वल होता तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता, क्लोज इंटरवल होता, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन और लेस देन है तो ओपन इंटरवल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि z एक समिश्र संख्या है तो z बार का इन्वर्स z बार का मान होगा। ये इस पेपर का सबसे सरल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, z बार का इन्वर्स इनटू में दे रखा है z बार, तो हम इसे क्या ले सकते हैं, देखो 1/z बार इनटू में z बार, z बार से z बार कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबसे सरल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 48 नंबर, यदि फलन f अंतराल देखो क्या दे रखा है, क्लोज दे रखा है 0-1 पर निम्न प्रकार से परिभाषित है, यानी f(x) है, f(x) का मान 0 होगा यदि x क्या है, परिमेय संख्या है, यदि 1 होगा यदि x क्या है, अपरिमेय। तो f संवर्त अंतराल 0-1 पर क्या होगा, यानी रीमान समाकलनीय होगा, रीमान समाकलनीय नहीं है, रीमान समाकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो हम देखें यहाँ पे तो देखो f(x) है वो 0 होगा, कब, जब x क्या हो, परिमेय। f(x) है 1 होगा जब x क्या हो, अपरिमेय। तो ये देखो हम क्या कर सकते हैं कि ये सतत नहीं है, f(x) क्या नहीं है, सतत नहीं है।
अब देखो सतत नहीं है का मतलब होता है कि रीमान समाकलनीय नहीं है, क्योंकि सतत के लिए कंडीशन होती है अगर सतत होगा तो रीमान समाकलनीय होगा। अगर संख्या, तो हम देखो यहाँ पे अगर थ्योरी के रूप में लिखें तो लिख सकते हैं, अगर संख्या का मतलब है अक्स का मान, संख्या परिमेय है तो एफ एक्स इक्वल कितना है 0 होगा। यदि संख्या अपरिमेय है तो एफ एक्स इक्वल कितना होगा 1 होगा। जबकि 0 से 1 के बीच परिमेय और अपरिमेय के बीच कभी परिमेय और कभी अपरिमेय होगा। अतः एफ एक्स सतत नहीं है तो फलन जो दे रखा है अंतराल 0-1 में रीमान समाकलनीय नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 49 नंबर, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB व AD क्रमशः सदिश दे रखे हैं से निरूपित की जाती है। यदि A वेक्टर भुजा AC की दिशा में इकाई सदिश हो तो A वेक्टर का मान किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। जैसे ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और D। क्या दे रखा है यहाँ पे AC, ये हो गई इसकी वीकेंड। अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है AB, यानी AB वेक्टर दे रखा है हमें 2i केफ प्लस 4j केफ माइनस 5k केफ। दूसरा दे रखा है AD वेक्टर, वो दे रखा है i केफ प्लस 2j केफ प्लस 3k केफ, ये दे रखे हैं। अब हमें यहाँ पे देखो जो भी मान दे रखा है वो हमने लिख लिया। अब क्या क्या रखा है, देखो यहाँ पे निरूपित किया जाता है, सदिशों से निरूपित किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम AC का मान निकालें, देखो किसका मान निकालें AC का, तो AC किसके बराबर आ जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर से त्रिभुज वाला नियम लगा सकते हैं इसमें, AB और BC, यानी AC वेक्टर AB तो ऐसा कैसा रहेगा, देखो BC को हम क्या लिख सकते हैं AD लिख सकते हैं, तो AD वेक्टर, तो AC वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें जो मान दे रखा है उसको क्या कर देंगे ऐड, 4j केफ माइनस 5k केफ प्लस i केफ प्लस 2j केफ प्लस 3k केफ। तो यहाँ से देखो AC वेक्टर का मान कितना आ जाएगा 3i केफ प्लस 6j केफ माइनस 2k केफ। अब क्या दे रखा है A वेक्टर भुजा AC की दिशा में इकाई सदिश है। A वेक्टर भुजा AC वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश है। अब इकाई सदिश है तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे A वेक्टर का मान कितना होगा AC वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ AC वेक्टर, ये मान तो हमारे पास है, यानी 3i केफ प्लस 6j केफ माइनस 2k केफ अपॉन, अगर इसका मोड निकालेंगे तो i केफ का स्क्वायर यानी 9 प्लस 36 प्लस 4, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो A वेक्टर का मान कितना आ जाएगा, ये कितना होता है
1/√49 3i प्लस 6j माइनस 2k। थोड़ा और सरल करके लिखें तो 1/7 3i प्लस 6j माइनस 2k। ये क्या हो जाएगा, हमारा ए वेक्टर का मान हो जाएगा। यही हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 50 नंबर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण होगा। तो सबसे पहले प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण। संख्याओं का प्रसरण क्या होता है, देखो यहाँ पे वो होता है सिग्मा n स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा n अपॉन n का होल स्क्वायर। अब देखो हमें पता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, वो हम यहाँ पे रख देंगे n+1 2n+1 अपॉन में 6 इंटू में क्या आ जाएगा n माइनस यहाँ पर भी रखेंगे तो यह हो जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n+1 अपॉन में 2n का होल स्क्वायर। n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी n से n कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से n+1/2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, n+1/2 तो यहाँ से कितना बचेगा, देखो 2n+1 अपॉन में कितना बचेगा 3। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो n+1 बट्टा में कितना बचेगा 2। ये हो गया। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 6, अगर 6 हम लघुत्तम ले अंदर तो n+1/2 6 लघुत्तम लेने पर ये हो गया, ये हो जाएगा 4n+2, ये हो जाएगा माइनस का 3n माइनस 3 n+1 बट्टे में 2, इसे सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा n-1 अपॉन में 6। अब देखो एक बार क्या आ रहा है, एक बार तो आ रहा है प्लस में और एक बार आया माइनस में। अब हम जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² लिख सकते हैं, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा n² माइनस 1 अपॉन में, ये गुणा हो जाएगा n/12। तो यहाँ पे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो प्रसरण होगा वो होगा n² माइनस 1/12। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 51 नंबर दे रखा है। 51 नंबर क्या दे रखा है, एक m गुणा n परिवहन समस्या का अनअभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल प्राप्त करने के लिए अरिक्त कोष्टिकाओं की संख्या होनी चाहिए। तो देखो अरिक्त कोष्टिकाओं की संख्या, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, भाई हर बार पेपर में पूछा जाता है। अरिक्त कोष्टिका की संख्या क्या होती है, हमेशा वो होती है m+n-1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, m+n-1 के बराबर, ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। m+n-1 से कम ये नहीं होगा, बराबर प्लस नहीं होगा माइनस होगा, तो ये भी गलत। ये हो जाएगा m+n+1 से अधिक, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि फलन f(x) 2x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2x प्लस टेन इनवर्स x नॉट इक्वल 1 अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, तो f(0) का मान क्या होगा। अब देखो हमें यहाँ पे f(0) निकालना है। क्या दे रखा है, प्रत्येक बिंदु पर क्या है, सतत है। प्रत्येक बिंदु पर सतत है, अतः अगर हम लिमिट रखें x टेंस टू 0, तो f(0) किसके बराबर आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन में 2x प्लस टेन इनवर्स x। अगर हम x इक्वल 0 रखें तो ये हो जाएगा 0/0 रूप, अनिर्धार्य रूप हो जाएगा, अनिर्धार्य
अनिर्धारित रूप हो जाएगा ये सारा। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल। कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे हम, डीएल हॉस्पिटल रूल से। क्या होता है डीएल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 0 इक्वल लिमिट x टेंस टू 0। अंश का भी क्या करेंगे अवकल, हर का भी क्या करेंगे अवकलन। अगर इसका करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + 1/1 + एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर हम लिमिट रखें तो f ऑफ 0 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से लिमिट रखें तो हो जाएगा 2 माइनस 1/√1 माइनस 0, ये हो जाएगा 2 + 1/1 + 0। यहाँ से मान आएगा 2 - 1 में 2 + 1, ये मान आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से f ऑफ 0 का मान कितना आ जाएगा 1/3। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, समकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र बिंदु 1, 2 है कि समूह के लिए अवकल समीकरण क्या होगा। अब देखो हमें यहाँ पे निकालना है अवकल समीकरण। तो सबसे पहले वर्त का समीकरण क्या होता है, वर्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है a स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता है कि वर्त का केंद्र क्या होता है, वर्त का केंद्र क्या होता है h और k, जो क्या दे रखा है 1 और 2। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का अवकलन करने पर x के सापेक्ष इसका क्या करेंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एच प्लस 2y माइनस के dy अपॉन में dx इक्वल कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे हम h और k के मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 2 dy अपॉन dx इक्वल 0। यहाँ से हम 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 dy अपॉन में dx इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारी ये क्या आ जाएगा, अवकल समीकरण आ जाएगा जिनका केंद्र क्या है 1 और 2 है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है हमारे पास, गणित की किसी एक ही शाखा के विभिन्न प्रकरणों के मध्य सहसंबंध कहलाता है। समपार्श्विक सहसंबंध, बहुपार्श्विक सहसंबंध, एकिक पार्श्विक सहसंबंध, अर्धपार्श्विक सहसंबंध। अब देखो क्या कह रखा है कि गणित की एक ही शाखा, यानी एक ही शाखा, जैसे हमारे पास ज्योमेट्री हो गई, छत्रमिति हो गई, ज्यामिति हो गई, ऐसे एक ही शाखा में अगर कोई सहसंबंध आ रहा है तो उसे कहते हैं समपार्श्विक सहसंबंध। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो 55 नंबर, उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसके दो बिंदुओं 3, 0 और -3, 0 से दूरी का अंतर क्या हो, 4 हो। अब देखो हम यहाँ से ऑप्शन में देखें तो सारे की सारी अति परवलय के इक्वेशन है, सारे के सारे अति परवलय के क्या है इक्वेशन। तो हम अति परवलय का डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया अति परवलय का डायग्राम। अब इसकी देखो नाभि क्या दे रखी है, इसकी नाभि -3 और 0 एस डेस, इसके मान लेते हैं हम एस, जो दे रखी है 3 और 0। इस पे हमने एक बिंदु मान लिया P, जिसके निर्देशांक हमने मान लिए x और y, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ये बिंदु हो गया। अब हमें पता है देखो यहाँ पे कि नाभि क्या होती है अति परवलय की AE0 और ये होती है -AE0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो AE का मान कितना आ रहा है 3, तो यहाँ से E का मान कितना आ जाएगा 3/A। अगर हम यहाँ से देखो कि निकालें, क्या दे रखा है
कि जिसके दो बिंदु कौन से हो गए, एस और एस डैश की दूरी का अंतर कितना है, 4। दूरी का अंतर कितना दे रखा है हमें, 4 दे रखा है। तो दूरी निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो क्या हो जाएगी दूरी, मोड ऑफ पी एस माइनस मोड ऑफ पी एस डैश इक्वल कितना हो जाएगा, 4। अब हमें पता है यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2a। अति परवलय के लिए देखें तो ये हो जाएगा 4। a का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 4/2, यानी कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से e का मान कितना आ जाएगा, 3/a, यानी कितना आ जाएगा, 3/2। अब हम जानते हैं कि अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान कितना होता है। अति परवलय के लिए उत्केंद्रता जिसे ई से डिनोट करते हैं वो कितना होता है, √1 + b²/a²। ये किसके लिए, अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान होता है। यहाँ पे ई का मान, अगर हम इसे अंडर को हटाएं तो इसे क्या लिख सकते हैं, e² = 1 + b²/a²। ई का मान कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा b², a² का मान कितना हो जाएगा, 4। इसे हम थोड़ा सरल कर लेते हैं। देखो यहाँ से कितना आएगा, ये हो जाएगा 9/4। इसको इधर लेके आएंगे -1 इक्वल b²/4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से लिखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 इस b²। तो यहाँ से देखो b² का मान कितना आ जाएगा, 5। अब देखो b² का मान कितना आ रहा है, 5, और a² का मान कितना आ रहा है, 4। तो अति परवलय का समीकरण क्या होता है, हम जानते हैं अति परवलय का समीकरण क्या होता है। अति परवलय का समीकरण क्या होता है, x² a² माइनस y² b² इक्वल कितना होता है, 1। यहाँ से हमारे पास देखो सारे मान है। x² तो ऐसा कैसा रहेगा, a² का मान कितना है, 4 माइनस y²/b² का मान कितना है, 5 इक्वल कितना हो जाएगा, 1। यही हमारा क्या होगा, दिए गए बिंदु का बिंदुपथ होगा अति परवलय का इक्वेशन। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आज के प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है, उसका जो पार्ट 3 है, उसमें लगभग हमने 20 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब तक हम 55 क्वेश्चन इस पेपर के सोल्व कर चुके हैं। एग्ज़ाम से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन फुल मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नोट्स की या फिर सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक मैथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।